हर अमीर महिला ऑटो वाले पर फिदा। यह है इस कहानी का सारांश, पर कहानी इससे बिल्कुल हटकर है। एक शख्स अपनी पत्नी से जब भी बात किया करता तो उसे उसके नाम से ना बुलाकर किसी और नाम से बुलाया करता। कई बार हम अपनी पत्नी को प्यार के नाम से बुलाते हैं, पर वो प्यार के नाम से भी नहीं बुलाता, किसी और नाम से बुलाया करता है। उसकी पत्नी को ये बात पसंद नहीं थी कि मेरा पति मुझे किसी और नाम से बुलाए, पर जब वो इस बात का पता करती है तो उसे ये बात इतनी नागवार गुजरती है कि वह उस व्यक्ति से, अपने पति से तलाक लेने का विचार बना लेती है। वो कोर्ट जाती है, कोर्ट में तलाक की अर्जी दायर करती है, अर्जी स्वीकार हो जाती है और उस महिला का अपने पति से, उस व्यक्ति से तलाक हो जाता है। वह व्यक्ति फिर दूसरी शादी करता है और फिर यही समस्या उसके जीवन में आती है कि वो अपनी पत्नी को उसके नाम से ना बुलाकर किसी और नाम से बुलाया करता था। अब उसकी तीसरी शादी होती है और तीसरी शादी में भी यही स्टोरी सामने आती है। अब एक दिन उस व्यक्ति की शिकायत पुलिस थाने में पहुंच जाती है। पुलिस उस व्यक्ति को पूछताछ के लिए बुलाती है और उसके बयान लेना शुरू करती है। औरतों की गिनती इतनी ज़्यादा थी कि वो व्यक्ति गिनती बता ही नहीं पा रहा था। पुलिस कहती है कि तुम जाओ और घर पे इत्मीनान से सोचो कि औरतों की संख्या कितनी है और कल आना और मुझे पूरी बात विस्तार से बताना, डिटेल से बताना, मैं तुम्हारे बयान लूँगा। वे व्यक्ति कल वापस थाने आता है और अपनी बात पुलिस को बताता है। और पुलिस जब उसकी पूरी बात सुनती है, महिलाओं की गिनती जानती है, तो पुलिस की पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। और ये बात उस पुलिस थाने से निकलकर पूरे शहर में फैल जाती है। थाने में औरतों की भीड़ लगने लगती है और पुलिस कहती है कि आप लोग परेशान मत होइए, पहले आप जाइए और अपनी जांच कराइए। आज की ये कहानी बहुत परेशान करने वाली है, अंतरात्मा और दिल को झंझोड़ देने वाली है और आपके जीवन में ऐसी ऐसी घटनाएं भी हो सकती हैं। हमारे जीवन में ऐसा भी कभी भूचाल आ सकता है। ये कहानी हमारी गलतियों से हमें बचाएगी और एहसास करवा देगी कि हमें अपने जीवन में ऐसे काम नहीं करना। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं प्रदीप स्टोरी और एक नई कहानी के साथ आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप और आपका परिवार अच्छा होगा, सुरक्षित होगा, खैरियत से होगा। मध्य प्रदेश का एक शहर इंदौर, जहाँ एक अमित नाम का व्यक्ति रहा करता था, जो रेलवे में टीसी था। परिवार में वो, उसकी पत्नी और 2 छोटे बच्चे होते हैं और माँ बाप दिल्ली में रहा करते थे। एक दिन माँ का फ़ोन आता है कि बेटा मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब है, तुम घर आ जाओ, तो तुम्हारे पिताजी भी तुम्हें बुला रहे हैं। तो अमित अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर माँ के पास दिल्ली जाने की तैयारी करता है। अब घर को सूना नहीं छोड़ सकते थे, अकेला नहीं छोड़ सकते थे, क्योंकि चोरी का डर रहता है। हम भी कई वारदातें सुनते हैं कि अधिकांश घर को सूना छोड़कर गए तो सूने घर में चोरों ने धावा खोल दिया। तो वह अपने घर की चाबी अपने दोस्त को दे जाता है और उससे बोलता है कि तुम घर का रख रखाव करते रहना, बीच बीच में चक्कर मारते रहना और ये चाबी तुम अपने पास रख लो। अब वो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ जब ट्रेन में बैठ जाता है और ट्रेन दिल्ली के लिए चल देती है, तो उसे पत्नी को याद आती है कि मैं अपने सोने के कंगन अलमारी में रखना भूल गई और वो टेबल पर ही रखे हैं। तो पति कहता है कोई बात नहीं, अब तो सफ़र चालू हो चुका है, जब हम इंदौर वापस जाएंगे तो कंगनों को ले लेंगे, कंगन कहाँ जाएंगे, और वैसे भी मैं अपने दोस्त को चाबी देकर आया हूँ, तो चोरी का कोई डर ही नहीं है। कुछ दिन बाद वो दिल्ली से वापस आता है और सबसे पहले घर में जाकर उन कंगनों को देखता है जो पत्नी ने वहाँ पर छोड़े थे। तो वो देखता है कि कंगन वहाँ पर नहीं थे। अब वो बहुत टेंशन में आ जाता है, पूरी घर को सर्च करता है और पत्नी भी पूरे घर में सामान देखती है, पर जो पूरे घर का सामान था वो टस से मस नहीं हुआ था, सब वैसा के वैसा ही रखा था, केवल वो सोने के कंगन ही वहाँ पर नहीं थे। अब वह अपने दोस्त को फ़ोन करता है जिसने उसको चाबी दी थी और पूछता है कि क्या मेरे दोस्त मेरे जाने के बाद
तुम मेरे घर आए थे? तो दोस्त कहता है हाँ, मैं हर 2 दिन में तुम्हारे घर जाया करता था और मेरे साथ मेरे कुछ दोस्त भी आए थे। तो जो अमित होता है वो अपने दोस्त से कहता है कि सोने के कंगन चोरी हो गए हैं, यदि तुम्हारे पास हों तो तुम मुझे दे दो, हो सकता है गलती से तुम ले गए हो। अब ये नहीं कह रहा कि तुमने चोरी की है, यदि कुछ पता हो तो बताओ। तो उसने कहा मैंने चोरी नहीं की है, तो मुझ पर चोरी का इल्ज़ाम कैसे लगा सकता है? मैं तेरा दोस्त हूँ, भले ही मैं ऑटो चलाता हूँ, गरीब आदमी हूँ, पर चोर नहीं हूँ। मैंने तुम्हारे घर की रखवाली की, देखभाल की, और इसका नाम तुम मुझे चोरी के रूप में ले रहे हो। अमित उससे कुछ नहीं कहता है कि कंगन भारी थे, कीमती थे। वो सीधे थाने पहुंच जाता है और थाने में जाकर शिकायत दर्ज कर देता है। पुलिस इस मामले को गंभीरता से लेती है और उसका दोस्त जो ऑटो ड्राइवर होता है उसे पकड़कर थाने ले आती है और उससे सख्ती से पूछताछ करती है। तो वो बताता है कि साहब ये मुझे चाबी देकर गया था, ये मेरा दोस्त है, मैं ऑटो चलाने का काम करता हूँ, जब भी मुझे मौका मिलता मैं इसके घर चला जाता और अपने दोस्तों के साथ वहाँ बैठकर पार्टी किया करता था, दारू पिया करता था, पर मैंने चोरी नहीं की है, मैं चोर नहीं हूँ। जितने भी लोग उसके साथ अमित के घर पर गए थे और पार्टी की थी, पुलिस उन सबसे पूछताछ करती है और सारी कड़ियों को जोड़कर देखती है। जब पुलिस सारी कड़ियों को जोड़कर देखती है तो एक नाम निकलकर सामने आता है, विजय। विजय भी पेशे से उस ऑटो ड्राइवर का दोस्त ही था, वो भी ऑटो चलाने का ही काम किया करता था और पुलिस उसे बुलाती है और सख्ती से पूछताछ करती है। तो वो पुलिस के सामने ज़्यादा देर टिक नहीं पाता है और जो कंगन उसने चुराए थे वो पुलिस को लाकर सौंप देता है, हवाले कर देता है। अब पुलिस उससे और पूछताछ करती है। पुलिस को शक था कि इसने एक से अधिक चोरी की हैं और ये चोरी की वारदातों को अंजाम देता है। तो पुलिस उससे पूछताछ करती है, उसकी पिछले रिकॉर्ड को खंगालना शुरू करती है और उसके कुछ पुराने जीवन में जाती है। तो पता चलता है कि उसने 1-2 नहीं लगभग 15 से ज़्यादा शादी की हैं और वो इतनी वारदातों का अंजाम दे चुका है, इतनी चोरियाँ कर चुका है। और वो पेशे से एक ऑटो ड्राइवर था। पुलिस उस सख्ती से और पूछताछ करती है तो विजय बताता है कि साहब मैं ऑटो ड्राइवर था और ज़्यादातर मेरा काम स्कूल के बच्चों को छोड़ना, महिलाओं को छोड़ना था, और जो भी महिलाएं सवारी मेरे ऑटो में बैठती मैं उनसे दोस्ती कर लेता, नज़दीकें बढ़ा लेता और उनसे संबंध बनाता। और मेरी एक ऐसी आदत है कि मुझे हर दिन महिला से संबंध बनाने की ज़रूरत पड़ती है, तो जब मुझे महिला नहीं मिलती तो मैं रेड लाइट एरिया में चला जाता। और मेरी शादियाँ इसलिए टूटी क्योंकि मैं रेड लाइट एरिया में जाता, मैं वेश्याओं के साथ संबंध बनाता, तो जैसा मैं उनके साथ करता वैसा ही मैं अपने घर पर आकर अपनी पत्नियों के साथ करता। मेरी पत्नियों को ये बात नागवाज़ा गुजरती थी, उन्हें ये पसंद नहीं था, इसीलिए मेरी पहली शादी टूटी, दूसरी शादी टूटी, तीसरी, और ऐसे करते करते मेरी 15 शादियाँ टूट गई। 15 शादियाँ टूटने के बाद भी मैंने वेश्याओं के पास जाना बंद नहीं करा और एक दिन उसकी तबीयत खराब हो जाती है। वह डॉक्टर के पास जाता है, इलाज कराता है। डॉक्टर कहते हैं कि आपकी तबीयत ज़्यादा खराब है, आप अपने ब्लड की सैंपल की जांच करवाइए। वो ब्लड सैंपल के लिए भेजते हैं। 2 दिन बाद ब्लड रिपोर्ट की जांच आती है और जब रिपोर्ट आती है तो ये सुनकर विजय जो ऑटो ड्राइवर होता है उसके पैरों से ज़मीन निकल जाती है। वो HIV पॉजिटिव पाया जाता है और उसे एड्स हो जाता है, वो एड्स का मरीज निकलता है। और वे सोच में पड़ जाता है कि आखिर मेरे साथ ऐसा हुआ तो हुआ क्यों, मैंने ऐसा क्या किया, कौन से पाप किए थे, कौन सा गलत काम किया जो मुझे ऐसी बीमारी हो गई, मुझे ऐसी बीमारी का सामना करना पड़ रहा है। पर जब उसे अपनी बीमारी का पता चलता है तो वो अपना इलाज नहीं करवाता। सामान्यतः जब हमें कोई बीमारी हो जाती है तो हम उसका इलाज करवाते हैं, डॉक्टर से मिलते हैं, उससे बचने की कोशिश करते हैं, पर वो ऐसा नहीं करता है। उसके दिमाग में एक अलग ही षड्यंत्र आ जाता है, या यूँ कहें खतरनाक आपराधिक विचार आ जाता है
और वो यहाँ से एक नई वारदात को अंजाम देना शुरू कर देता है। वो नई नई महिलाओं से संबंध बनाता है और रेड लाइट एरिया में भी जाता है और वहाँ भी अपनी मनपसंद की महिलाओं के साथ संबंध बनाता है। और जो महिला उसकी ऑटो में सवारी में बैठती है उससे अपना नंबर एक्सचेंज कर लिया करता और बोलता कि जब भी आपको ऑटो की ज़रूरत पड़े आप मुझे बुला लिया करना, और उस नंबर के बहाने उनसे दोस्ती कर लेता, नज़दीकें बढ़ा लेता और उनसे भी शारीरिक संबंध बनाता। अब ये उसकी जीवन की रोज़मर्रा की कहानी हो गई थी। रेड लाइट एरिया में जाना, वेश्याओं से संबंध बनाना, महिलाओं से संबंध बनाना। और संबंध बनाने के दौरान वो किसी भी सुरक्षा का ध्यान नहीं रखा करता था कि जो हम संबंध बनाने में सुरक्षा का ध्यान रखते हैं, प्रिकॉशन रखते हैं, उसका वो ध्यान नहीं रखा करता था और उसको लापरवाही से त्याग दिया करता था, छोड़ दिया करता था, क्योंकि उसे पता था कि मुझे HIV हो चुका है, एड्स हो चुका है, मैं कम दिनों का मेहमान हूँ, मैं कभी भी मेरी मौत हो सकती है। तो यही खतरनाक विचार उसके दिमाग में था। वो महिलाओं से और वेश्याओं से संबंध बनाता है और ऐसी महिलाओं की संख्या 100 से ज़्यादा पहुँच जाती है, या आंकड़ा 100 से भी ज़्यादा हो जाता है। अब इस बात का खुलासा जब होता है जब उसका दोस्त TC अपने जो कंगन चोरी हो जाते हैं उनकी रिपोर्ट लिखाता है, पुलिस उसे पकड़ती है और पूछताछ में सारी बातों का खुलासा होता है। अब पुलिस को पता चलता है, पुलिस के माध्यम से मीडिया में पता चलता है और मीडिया के माध्यम से ये खबर पूरे शहर में फैल जाती है। अब जिन महिलाओं ने, जिन वेश्याओं ने मुझे ऑटो ड्राइवर से संबंध बनाए थे वो टेंशन में आ जाती है। उन्हें लगता है कि नहीं, ऐसा तो नहीं, ये बीमारी हमें भी हो गई है। अब इस बात के फैलने के बाद डॉक्टरों के पास महिलाओं का ढेला लग जाता है और पुरुष भी अपनी जांच के लिए पहुंचते हैं। अब जहां जांच हो रही है, दोनों की जांच होती है, तो महिला पुरुष को शक की नज़र से देखती है कि ये वेश्याओं के पास गए होंगे, उन्हें आके हमसे संबंध बना तो हमें बीमारी हो गई। और महिलाओं को उनके पति शक की नज़र से देखते हैं कि मेरी पत्नी ने मेरे होते हुए भी दूसरे के साथ संबंध बनाया तो इसको भी एड्स की बीमारी हो गई। अब हर घर में कलह होने लगता है, लड़ाई होने लगती है, दोनों पति पत्नी एक दूसरे को शक की नज़र से देखने लगते हैं। और आप तो जानते हैं कि शक की कोई बीमारी नहीं होती। पत्नी से जरा सा कुछ कहो तो पत्नी कहती है कि मैं अपने मायके चली जाऊँगी, कल ही घर छोड़ दूँगी। तो पति बेचारा क्या करता, हंसी भी आती है मुझे सोचकर कि पति पत्नी में, पति अगर शांत रहे तो पत्नी घर जाने की, मायके जाने की धमकी देती है। पति समझाने का प्रयास करता है, कभी बात बनती, कभी बात नहीं बनती। क्या ठीक है, हम कहानी को वापस आते हैं। सब लोग अपनी जांच कराते हैं, ये सिलसिला चलता रहता है और ये संख्या बहुत बढ़ जाती है। अब ये बात ऊपर के अधिकारियों को पता चलती है तो प्रशासन सबसे अपील करता है कि आप शांति बनाए रखें, घबराने की और पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। पहले आप अपनी जांच कराइए, जांच की रिपोर्ट आने दीजिए और उसमें देखिए कि आपको HIV हुआ है कि नहीं, आप एड्स के मरीज हैं कि नहीं। क्योंकि शासन और प्रशासन कैसे भी करके महिलाओं को शांत करना चाहता था, क्योंकि इतनी भीड़ और ये सब कुछ करके पूरे शहर में डर का माहौल फैल रहा था। अब अधिकारी महिलाओं को समझाते हैं और ये बात किसी तरह शांत हो जाती है और ये आंकड़ा कहीं ज़्यादा था, पर पुलिस अपनी रिपोर्ट में आंकड़े में 100 लोगों का खुलासा करती है कि इस ऑटो ड्राइवर से 100 महिलाओं को HIV हो चुका है। और यही मेरी कहानी का टाइटल था कि ऑटो वाले पर हर महिला फिदा और 100 लोगों को एड्स हुआ। इस कहानी का सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना, किसी के मान सम्मान, किसी के अंतरात्मा को ठोस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको सचेत करना है और जागरूक करना है कि पारिवारिक रिश्तों में विश्वास बनाए रखें, किसी से दोस्ती करें, संबंध बनाएं तो सोच समझ कर बनाएं और ऐसी कोई गलती ना करें जिसका खामियाजा आपके साथ साथ आपके परिवार को भी भुगतना पड़े। क्योंकि इसमें उन महिलाओं की तो गलती थी जिन्होंने उस ऑटो ड्राइवर संबंध बनाए, उन पुरुषों की भी थी, पर उन लोगों की नहीं थी जो इस पार्ट में शामिल नहीं थे। अंत में यही कहूँगा कि सावधान रहें, सुरक्षित रहें और ऐसा कोई काम ना करें जिसका खामियाजा आपके परिवार को भुगतना पड़े। स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रदीप क्राइम स्टोरी चैनल को बढ़ने में मदद करें। अगली फिर कहानी में रात को 8 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए वाक्य के साथ। जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।